गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भारत में प्रमुख नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना में हमने भाखड़ा नंगल और दामोदर तथा हीराकुंड 3 परियोजनाएं पढ़ ली। इसके बाद हम राजस्थान की नदी घाटी परियोजनाओं को पढ़ रहे हैं। हमारे कोर्स में राजस्थान की नदी घाटी परियोजनाओं में बीसलपुर परियोजना, चंबल परियोजना और माही बजाज सागर परियोजना है। 3 परियोजनाएं अपने कोर्स में। इसके अलावा बृहद परियोजनाओं में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जाखम बांध, सोमाई कमला, सिद्धम नहर योजना, ये काफ़ी परियोजना आपके जल की है जो हमारे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर बीसलपुर परियोजना। देखते हैं बीसलपुर परियोजना कहाँ, कौन सी नदी पर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बीसलपुर परियोजना है ये बनास नदी पर है। बनास नदी को हम जानते हैं, पढ़ा हुआ है आपका पहले पिछली क्लासों में। वन की आशा, इसके उपनाम है वन की आशा, वशिष्ठी, वर्णांसा, इसके उपनाम है। यह आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो नदी है वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ है? राजसमंद में। और सवाई माधोपुर में जाकर ये नदी मिल जाती है किसमें? चंबल में। एक तथ्य और है इस नदी का कि ये राजस्थान की पूर्ण बहाव की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। इतना आपने पढ़ा है। इसके अलावा ये नदी है वो 3 जगह संगम बनाती है। एक तो बनाती है बिंगोद भीलवाड़ा में। इस नदी में 2 नदियां आके मिल जाती है, एक तो बेड़च, एक मेनाल। किसमें आके मिलती है? बनास में। पहला संगम बिंगोद भीलवाड़ा बनाती है। दूसरा संगम बनाती है बीसलपुर, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। बीसलपुर में 2 नदियां मिलती है, तो खारी, एक डाई, एक स्वयं बनास है, उसमें आगे मिलती है। तीसरा है वो रामेश्वरम। रामेश्वरम में एक तो नदी मिलती है आपके सीप, एक बनास है, और बनास जाके कौन सी मिल जाती है? चंबल में। ये तो नॉर्मल बातें जो आपकी इस नदी से हमने देखिए कि बनास नदी कहाँ से कहाँ निकलती है। और इसको मैप में बीसलपुर परियोजना को देखते हैं। बीसलपुर परियोजना जो है वो पेयजल व सिंचाई की राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसमें मुख्य फोकस दिया गया पेयजल पे। सिंचाई के लिए तो आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। और पेयजल के लिए किस पे? बीसलपुर परियोजना पे जोर दिया गया। बीसलपुर परियोजना पे क्या है कि जो देवली है टोंक, उसके समीप बीसलपुर जो टोडा रायसिंह के पास है,
अभी मैप में देखेंगे टोडा रायसिंग, टोडा रायसिंग के पास जो बीसलपुर है उस पे एक बना है क्या, बांध, जिसका नाम क्या है, बीसलपुर बांध। इस बांध की लंबाई है 574 मीटर और इसकी ऊंचाई है 39.5 मीटर। ये जो बांध है इसके लाभांश की बात करें तो यह बांध अजमेर में पहले फेज में इसमें पेयजल की आपूर्ति हुई अजमेर, तो अजमेर के लिए बांध है वो अजमेर की जीवन रेखा कहलाता है पेयजल की प्राप्ति की दृष्टि से। इसके बाद आपको पता है जयपुर में जो पेयजल की प्राप्ति वर्तमान में हो रही है वह पेयजल की प्राप्ति भी कौन से बांध से हो रही है, इस बीसलपुर बांध से। इसके अलावा बीसलपुर बांध में देखें तो बीसलपुर बांध है वो लगभग इसके मार्ग में जयपुर अजमेर फेज के मार्ग में लगभग 256 गांव, और बड़े कस्बों में देखें तो आपका केकड़ी, सरवाड़, केकड़ी है, सरवाड़ है, अजमेर है, जयपुर है, इन कस्बों के अंदर ये क्या है, पेयजल और सिंचाई की आपूर्ति करता है। अब इसके बाद हम देखें तो ये 81,800 हेक्टर क्षेत्र को क्या करता है, सिंचित भी करता है। अब ये महत्वपूर्ण परियोजना कैसे बनी कि ये जो परियोजना है इसमें सिंचाई हो रही है और साथ ही साथ इसमें पेयजल की आपूर्ति भी हो रही है, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे पेयजल की आपूर्ति के मुख्य स्रोत देखें तो ये लोग क्या करते हैं, पंप सेट और नलकूप लगा करके ये क्या करते हैं, पेयजल और सिंचाई की प्राप्ति करते हैं। अब इस परियोजना को हम देखते हैं मानचित्र के माध्यम से। सबसे पहले ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के महू से जाना पाओ की पहाड़ी से निकलती है, पढ़ेंगे इसको भी, चंबल, और ये चंबल निकल करके चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, और चित्तौड़गढ़ में ये चंबल प्रवेश करने के बाद कोटा में बहती हुई चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर बहते हुए यमुना में मिल जाती है। इसके बाद देखते हैं कि बनास नदी, तो बनास नदी आपकी आती है राजसमंद से, कमनौर की पहाड़ियों से, और ये सबसे पहले जाती है चित्तौड़गढ़ में, फिर आती है भीलवाड़ा में, फिर अजमेर में, फिर टोंक में, फिर ये आ जाती है सवाई माधोपुर में। पहले राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, इस प्रकार से। अब ये भीलवाड़ा में एक तो क्या बनाती है आपके संगम, एक बनाती है बीसलपुर में, टोंक में, और यहीं से आपकी जो बीसलपुर डैम है और यहाँ से आपके अजमेर में और जयपुर में क्या होती है, पेयजल की आपूर्ति होती है, और लगभग 256 गांव है वहाँ पे क्या होती है, सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति। साथ ही साथ इस नदी नहर, इस बांध पे जो जल है उस जल का उपयोग नलकूप और पंप सेटों के माध्यम से किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा बीसलपुर परियोजना। इसके बाद हम देखेंगे चंबल नदी घाटी परियोजना। आगे पढ़ रहे हैं चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना, कोई भी परियोजना नदी घाटी परियोजना है उसके लिए हम देखते हैं कि उस परियोजना से कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट बनते हैं
क्या क्या जानकारी हमें रखनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी परियोजना, तो वह परियोजना क्या है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, यानी क्यों बनी, इस परियोजना की रूपरेखा क्या है और इससे क्या लाभांश मिला। 4 प्रश्न हर परियोजना में बनते हैं। हमने भाखड़ा नागल पढ़ी जो सतलज और व्यास नदी पे सतलज नदी पे बनी है, और ये परियोजना जो राजस्थान और उन क्षेत्रों को सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए बनी थी। ऐसे हम देखें कि चंबल घाटी परियोजना, तो परियोजना क्या है, तो परियोजना चंबल नदी पर जल विद्युत और सिंचाई के लिए बांध बना करके, जल विद्युत और सिंचाई के लिए बांध बना करके चंबल जो नदी है उसके विहंगम विनाशकारी लीलाओं को कम करने के लिए जो योजना बनाई वो कौन सी है, चंबल नदी घाटी परियोजना। अब उद्देश्य क्या है, मैंने अभी एक शब्द बोला कि चंबल के विहंगम या विनाशकारी लीलाओं को कम करने के लिए। तो उद्देश्य इसका था कि चंबल में जो विनाश हो रहा था, इस विनाश को कम करने के उद्देश्य से कौन सी योजना आई, चंबल परियोजना आई। अब विनाश को कम करने के उद्देश्य से क्या बनाएंगे, इस पे बांध बनाएंगे। और दूसरा उद्देश्य क्या था, दूसरा उद्देश्य था कि जो ये क्षेत्र है यहाँ पे जो बंजर भूमि थी, क्योंकि चंबल नदी का जो क्षेत्र है इसमें जो भयंकर बीहड़ है, इस बीहड़ में जो भूमि है उसको हम बोलते हैं उत्खात भूमि, जो बंजर भूमि है। और इस बंजर भूमि के कुछ जो बीहड़ बन गए वो तो है, लेकिन जो भाग ऐसे है जो इस बंजर भूमि के फसल उत्पादन वाले भाग नहीं है, उन क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से फसल उत्पादन की जाए। तो इसके लिए 56 लाख हेक्टेयर जो भूमि है इस क्षेत्र में उसको सिंचाई प्रदान की जाए, उसके लिए ये परियोजना आई। तीसरा, लगभग 230 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाए, इसके लिए यानी 3 उद्देश्य मुख्यतः माने। तो एक तो विनाश लीलाओं को कम करना, दूसरा 230 मेगावाट के लगभग बिजली का उत्पादन करना, 56 लाख हेक्टेयर भूमि है उस पर सिंचाई करना। ये उद्देश्य किसके हैं, चंबल नदी के उद्देश्य हैं, चंबल नदी घाटी परियोजना के। अब हम देखते हैं रूपरेखा। तो रूपरेखा के अंतर्गत देखें तो रूपरेखाओं में इस नदी पर जो कहाँ से नदी आई है और इस पे कहाँ कहाँ बांध बने हैं, कितने चरणों में बांध बने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ियों से ये चंबल नदी निकलती है, और यहाँ से ये नदी निकल करके और कहाँ आती है, राजस्थान में। राजस्थान में ये आपकी चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, फिर जाती है कोटा में। कोटा में जाने के बाद यह नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए कहाँ जाती है, यमुना में जाकर ये मिल जाती है। कहाँ जाके मिल जाती है, यमुना नदी में। अब इस नदी पर 4 बांध बनाए गए। कितने बांध, 4। और कितने चरणों में बनाए गए, 3 चरणों में। कितने बांध, 4, और कितने चरणों में, 3 चरणों में। पहले चरण में 2 बांध बने, एक तो गांधी सागर जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, एक है कोटा बैराज, ये कहाँ पर है, कोटा में। कोटा बैराज कहाँ है, कोटा में। दूसरे चरण में बांध बना वो है राणा प्रताप सागर बांध, ये कहाँ है साहब, चित्तौड़गढ़ में। तीसरे चरण में जो बांध बना वो था जवाहर सागर बांध, ये बांध कहाँ है, ये है कोटा में। तो कोटा में 2 बांध, एक चित्तौड़गढ़ में और एक कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं इन बांधों के बारे में। पहले चरण की बात करता हूँ, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। पहले चरण में पहला बांध कौन सा बना, आपकी गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहाँ पर है, तो ये है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। मंदसौर जिले की कौन सी तहसील में है, तो भानपुरा तहसील में। ये भानपुरा तहसील में जो बांध है उसका निर्माण हुआ 1959 में। ये 115 मेगावाट क्या है, बिजली का उत्पादन करता है। इससे 2 नहरें निकली है,
एक तो ये जो बांध ये है इसके बाईं ओर, एक इसके दाईं ओर। तो दाईं ओर नहर है ये झालावाड़ होते हुए ये पार्वती नदी को पार करते हुए कहाँ चल जाती है, मध्य प्रदेश में। जो इस नदी पे जो बाईं ओर नदी, जो इस बांध से बाईं ओर नहर निकली है, ये नहर जाती है यहाँ पे बूंदी में, और बूंदी में सिंचाई क्या करती है, प्रदान करती है। तो गांधी सागर समझ में आ गया होगा। गांधी सागर से प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट बनता है। एकमात्र बांध जो राजस्थान में नहीं है, कहाँ पर है, चंबल नदी पे बना है और कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ये प्रश्न पूछते हैं कि एकमात्र बांध जो चंबल नदी पे बना है जो राजस्थान में नहीं है वो कौन सा है, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जो है, इस बांध से दो नहरें निकली है, एक तो दाई ओर जो मध्य प्रदेश में गई, एक बूंदी में गई। और ये कब बना, 1959 में बना। 115 मेगावाट बिजली है और मंदसौर की भानपुरा तहसील में है। अब ये पहली परियोजना में, यानी पहली जो चरण है उसमें दूसरा जो बांध बना वो है कोटा के अंदर, कोटा बैराज। बैराज का मतलब क्या होता है, बैराज का मतलब होता है जिसका उद्देश्य क्या है, सिंचाई, यानी एकमात्र उद्देश्य क्या है, सिंचाई। कोटा के अंदर ये बना और इससे दो नहरें निकली, एक तो बाईं ओर नहर और एक दाहिनी ओर। बाईं ओर जो नहर निकली वो कोटा और बूंदी में क्या करती है, सिंचाई करती है। और जो दाहिनी ओर नहर निकली वो दो जिलों में बहती हुई कहाँ चली जाती है, मध्य प्रदेश में। दो जिले कौन से, कोटा और दूसरा बारा। अब जो दाहिनी ओर नहर निकली, इंपॉर्टेंट है कि दाहिनी ओर जो नहर निकली इस पे 8 लिफ्ट नहर है। कितनी, 8 लिफ्ट नहर है, जिसमें 2 लिफ्ट नहर तो है आपकी कोटा में और 6 लिफ्ट नहर आपकी बारा में। 2 लिफ्ट नहर कौन कौन सी है, एक तो जालीपुरा और एक बिंगोद, जालीपुरा और एक बिंगोद। और 6 लिफ्ट नहर है उनमें कौन कौन सी है, एक तो अंता, एक अंता माइनर, याद करना, अंता, अंता माइनर, पचेल, गणेशगंज, सारेखड़ या सोरखड़ और कचारी। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 2 तो बड़ी है कोटा में, जालीपुरा और बिंगोद कहाँ बनी है, कोटा में। एक बड़ी है अंता, अंता माइनर, पचेल, गणेशगंज, सोरखंड और कचारी। यानी 8 लिफ्ट नहरें बनी है किस पे, आपकी कोटा बैराज की दाई नहर पे। और ये कहाँ चल जाती है फिर, मध्य प्रदेश में। और बाई नहर है वो कौन कौन से जिलों को करती है, सिंचाई योजना प्राप्ति करवाती है, कोटा को और बूंदी को। तो हमने प्रथम चरण की 2 परियोजना, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज 2 पढ़ लिया। दूसरे चरण में आपका जो बांध बना वो बना कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में, राणा प्रताप सागर बांध। ये कहाँ बना है, रावत बाटा, कहाँ, रावत बाटा में। और ये गांधी सागर बांध से कितना दूर है, 48 किलोमीटर दूर। कितना है, 48 किलोमीटर दूर। और ये जो बांध बना है वो कब बना, 1971 में बना, 70-71 में बना। इस बांध की खासियत क्या है कि यह बांध है वो जल भराव क्षमता के लिए जाना जाता है। किसके लिए, जल भराव क्षमता के लिए जाना जाता है। और इसके निकट क्या है, चूलिया प्रपात। क्या है, चूलिया प्रपात है। कौन सा प्रपात है, चूलिया प्रपात। कहाँ, किसके निकट है, राणा प्रताप सागर के निकट। और चूलिया प्रपात जो है इसके पास, राणा प्रताप सागर के पास है। और एक बात और है कि यहाँ पे राणा प्रताप सागर बांध के पास जो रावत बाटा है, यहाँ पे क्या बना है, परमाणु बिजली संयंत्र। राजस्थान का एकमात्र संयंत्र है। और इससे जो मुख्य संयंत्र जो पहला बना अपने भारत में वो है तारापुर में। तारापुर का है महाराष्ट्र में। यानी भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र का बना तारापुर महाराष्ट्र में। क्लियर है। तो रावत बाटा एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें क्या बनाया गया, परमाणु विद्युत संयंत्र बनाया गया। और पहला कहाँ बना, तारापुर महाराष्ट्र में। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरे चरण में जो बांध बना वो कौन सा है, जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध है, जवाहर सागर बांध, जो कहाँ पर बना है, कोटा में बना है।
कहाँ बना है? ये आपके राणा प्रताप से 38 किलोमीटर आगे। कौन से गांव में है? तो ये है बोरावास गांव में। कौन से गांव में है? बोरावास गांव में। तो इस प्रकार कितने बांध बने? 4 बांध बने। कितने चरण में बने? 3 चरण में। पहले चरण में गांधी सागर पड़ा और कोटा बैराज पड़ा, दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध। अब इसके बाद क्या लाभांश मिला? तो लाभांश तो क्या है? पहले लागत पे लाभांश होता है। तो दोनों राज्यों का कितना कितना प्रतिशत है? 50-50% किसका है? दोनों राज्यों का है। और दोनों राज्यों को ही जो बिजली उत्पादन होती है उसमें 193 मेगावाट दोनों को मिलती है। टोटल बिजली होती है यहाँ पे 386 मेगावाट दोनों राज्यों को दी जाती है। यानी 50-50% है, तो 50-50 क्या होगा उसका लाभांश? तो 193 मेगावाट बिजली दोनों राज्यों को मिलती है। टोटल बिजली कितनी होती है? 386। दोनों राज्यों का कितना परसेंट है? 50-50% है। तो 50-50% है, 386 क्या मिलती है? बिजली। अब लाभांश क्या होगा कि जो एरिया था यहाँ का वो क्या होने लग गया? उसमें सिंचाई होने लग गई और लगभग 56 लाख हेक्टेयर भूमि है वो क्या हो गई? सिंचित हो गई। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि ये परियोजना कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे है। और चंबल नदी पे कितने बांध बने हैं? 4 बांध बने हैं। एक मध्य प्रदेश में, 3 कहाँ बने हैं? राजस्थान में। और 3 चरणों में बने हैं। और नदी है उसका नदी घाटी परियोजना है चंबल घाटी, उसका एमपी और राजस्थान 2 राज्यों का हिस्सा है इसमें, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो दोनों का हिस्सा कितना है? 50-50। और इससे 193 मेगावाट जो बिजली है दोनों को मिलती है। 386 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। और इससे जो क्षेत्र है उनमें सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है। अब अगली परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना को देखते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि परियोजना क्या है, क्या उद्देश्य है, परियोजना की रूपरेखा और लाभांश। तो परियोजना क्या है? परियोजना माही नदी पर बनाई गई एक परियोजना है। माही नदी की बात करें तो माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले की मेहद झील से निकलती है। धार जिले की मेहद झील से निकलती है और यह है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। राजस्थान में जब प्रवेश करती है वो खोदू गांव से करती है। कहाँ पे? बांसवाड़ा में। खोदू गांव कहाँ है? बांसवाड़ा में। राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और बांसवाड़ा में प्रवेश करने के बाद ये पुनः बांसवाड़ा की सीमा के बाद दक्षिण की ओर घूमती है, दक्षिण की ओर पुनः प्रवाहित होती है और यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। सीमा बनाते ही क्या है? ये दक्षिण की ओर आ जाती है और लास्ट में खंभाती खाड़ी में गिर जाती है। यह नहर जो नदी है वह आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। कर्क रेखा को काटने वाली कौन सी नदी? ये आपकी माही नदी है। अब बात करते हैं कि ये क्या है। तो इस पे क्या बनाया गया? बांध बनाया गया है। अब दूसरी बात है क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य इसका एक ही है कि यह जो नदी है वो आती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, इन आदिवासी लोगों के आर्थिक क्रियाकलापों में बदलाव के लिए जो नदी जो परियोजना आई वो कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना। और इसके बाद डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासियों के जो लोग हैं उन आदिवासियों के लोगों में आर्थिक क्रियाकलापों में बदलाव देखने को मिला है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस परियोजना की। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ इसका लाभांश मिला है। अब हम बात करते हैं कि योजना की रूपरेखा। तो योजना की रूपरेखा के लिए सबसे पहले बात करें तो 1966 में
राजस्थान और गुजरात के बीच में एक समझौता हुआ, और जिसके लिए इसकी मंजूरी कब मिल गई? 1971 में मिल गई। 66 में तो क्या हुआ, एक संधि मान लो या समझौता मान लो, किसके बीच में हुआ? गुजरात और राजस्थान और गुजरात के मध्य, जिसकी स्वीकृति कब मिल गई? 1971 में। और ये योजना बन के तैयार हो गई 1983 में। इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने माही बजाज सागर परियोजना का क्या किया? उद्घाटन किया। अब इसका प्रतिशत कितना है राजस्थान का, मध्य प्रदेश का? तो इसमें मध्य प्रदेश का राजस्थान का और गुजरात का प्रतिशत तो कितना है? 45। और राजस्थान का प्रतिशत कितना है? गुजरात का प्रतिशत तो कितना है? 55। और राजस्थान का प्रतिशत कितना है? 45। यानी ज्यादा किसका है? आप तो ये मान लेना ज्यादा किसका है, कि एक बार क्या बोलने में रहता है, तो ज्यादा किसका है? गुजरात का। और कम किसका है? राजस्थान का। 45 राजस्थान और 55 किसका है? गुजरात का। दूसरा, लाभांश ज्यादा प्राप्त कौन करता है? तो वो राजस्थान करता है। यानी लगाने वाला कौन है? गुजरात। ज्यादा लागत किसकी है? गुजरात की। और लाभांश किसका है? राजस्थान का। यानी 55% किसका है? गुजरात का। और 45 किसका है? राजस्थान का। अब बात करते हैं कि इस परियोजना पे कौन कौन सी रूपरेखा हुई। तो परियोजना है वो 3 चरणों में बनी। पहले चरण में तो बना यहाँ पे माही बजाज सागर बांध। क्या बना? माही बजाज सागर बांध। दूसरे चरण में यहाँ पे बना एक कागदी पिकअप बांध। कौन सा? कागदी पिकअप बांध। और कागदी पिकअप बांध से क्या निकली? 2 नहरें निकली। क्या निकली? 2 नहरें। एक तो भी बात करेंगे भीखाभाई और सागावाड़ा और आनंदपुरी नहर। इसके बाद तीसरा चरण में क्या बने? यहाँ पे बने विद्युत ग्रह। क्या बने? विद्युत ग्रह। कौन सी है? यहाँ पे क्या बने? विद्युत ग्रह बने। अब हम बात करते हैं पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध, ये बांध है वो कहाँ पर बना हुआ है? तो ये बांसवाड़ा में बना हुआ है। बांसवाड़ा में कौन सी जगह बना हुआ है? बोरखेड़ा तहसील में बना है। कौन से गांव में बना है? तो लोहारिया गांव। याद रखना, जो माही बजाज सागर बांध का बना है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा की कौन सी तहसील में? बोरखेड़ा तहसील में। और गांव कौन सा है? लोहारिया गांव है। और ये लोहारिया गांव है, इसमें जो बना हुआ है ये बांध, इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये है राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसकी जो लंबाई है 3109 मीटर है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और इसकी जो हम देखें, जो जल घेराव क्षेत्र है वो 6240 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 6240 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये लगभग 140 मेगावाट क्या करता है? बिजली का उत्पादन करता है। कितना? 140। पहले कम थी, धीरे धीरे इसमें विद्युत उत्पादन क्षमता में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और 140 मेगावाट क्या है? उत्पादन करता है। तो समझ में आ गया होगा कौन सा माही बजाज सागर बांध कहाँ है? बांसवाड़ा में है। कौन से? बोरखेड़ा तहसील के लोहारिया गांव में है। और यह जो बांध बना हुआ है ये सबसे लंबा बांध है राजस्थान का, 3109 मीटर लंबा है। यहाँ इसकी जो हम देखें क्षेत्रफल देखें लगभग जो कंप्लीट, तो यह 6240 किलोमीटर का है, वर्ग किलोमीटर है। और इसकी भराव क्षमता है वो भी क्या है? सर्वाधिक है। और 140 मेगावाट क्या करता है? वो बिजली का उत्पादन करता है। और इसके बाद देखें तो दूसरा बांध बना है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध, ये यहाँ से लगभग 500 मीटर दक्षिण में है। और इस कागदी पिकअप बांध से 2 नहरें बताया, 2 नहरें निकली। एक तो कौन सी? जो इसकी दाहिनी ओर की जो नहर है वो कौन सी है? भीखाभाई सागावाड़ा नहर। भीखाभाई सागावाड़ा। और दूसरी जो नहर निकली वो कौन सी है? डूंगरपुर नहर। डूंगरपुर के साइड में आने वाली कौन सी? आनंदपुरी नहर। कौन सी? आनंदपुरी नहर। तो 2 नहर निकली। यानी राजस्थान में इस परियोजना के अंतर्गत 2 बांध बनाए गए। और तीसरा जो बांध इस परियोजना में बना है वो कडाना बांध। कौन सा बांध? कडाना बांध का बना हुआ गुजरात में बना है। और इसमें 100% जो लगा हुआ है किसका लगा हुआ? गुजरात का।
पूरा 100% के साथ लगा हुआ गुजरात का। अब सबसे बड़ी बात कि जो इसमें बिजली का उत्पादन होता है उसका सब पूरी बिजली उत्पादन का संपूर्ण उपयोग है वो कौन करता है? राजस्थान करता है। कौन करता है? राजस्थान करता है। तो ये है राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। कौन सी? माही बजाज सागर परियोजना। तो समझ में आ गया होगा। और लाभांश बता दिया मैंने आपको कि डूंगरपुर बांसवाड़ा जिस उद्देश्य से बनाई गई थी वो उद्देश्य पूरा हो गया कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर क्या जो आर्थिक क्रियाकलापों में कमी थी लोगों के अंदर वो आर्थिक क्रियाकलाप पूरे होने लगे, लोगों को सिंचाई के अवसर मिले, लोगों को पेयजल की सुविधा मिली, लोगों को बिजली की उपलब्धि प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से यह बांध इस दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र के लिए बहुत ही वरदान साबित हुआ है।